जब कोई देश बनता है तो सिर्फ सीमाएं नहीं खींची जाती, बल्कि भावनाएं, संस्कृति और इंसान भी बांट दिए जाते हैं। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और उसी के साथ बना एक नया देश, पाकिस्तान। लेकिन शायद तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये बंटवारा इतनी जल्दी एक और बंटवारे की नींव बन जाएगा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का निर्माण हुआ दो हिस्सों में। पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों हिस्सों के बीच कोई भौगोलिक जुड़ाव नहीं था, सिर्फ धर्म की डोर से जुड़े हुए थे। लेकिन भाषा, रहन सहन, संस्कृति, इतिहास सब कुछ अलग अलग था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ली थे, गर्व से, परंपरा से और भाव से भी। वही पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, पठान और उर्दू बोलने वाले लोग सत्ता में थे। शुरुआत में ही दूरी पनपने लगी थी। 21 फरवरी 1952 ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। कारण, पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, जबकि 56% आबादी वहां पे बांग्ला बोलती थी। पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चलाईं, कई छात्र शहीद हुए। अब्दुल जब्बार, रफीक, बरकत, ये सारे नाम इतिहास बन गए। यहीं से शुरू हुआ बांग्ला अस्तित्व का संघर्ष। 1965 तक भेदभाव और असंतोष काफी फैल चुकी थी। अधिकतर सरकारी नौकरियां पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में रही। टैक्स और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पूर्व से आता था, लेकिन खर्च पाकिस्तान में होता था। सेना में बंगालियों की संख्या नगण्य थी। कोई भी बड़ा प्रशासनिक पद बांग्लादेश को नहीं मिलता था। बांग्लादेशियों को कमतर मुसलमान समझा जाता था। ये असंतोष, गुस्सा और आत्मसम्मान की आग में धीरे धीरे जलता रहा। 1965 का भारत पाक युद्ध ज्यादातर कश्मीर मोर्चों पर लड़ा गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को पीछे धकेला। इस पर पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया गया। लोगों ने महसूस किया कि पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ एक उपनिवेश समझा है। पाकिस्तान की जनता ने परिवर्तन की चाह में वोट दिया। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को भारी बहुमत मिली। 300 में से 160 सीट पूर्वी पाकिस्तान ने जीती, यानी कि कुल बहुमत। मतलब यह कि शेख मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया। जनरल योद्धा खान और भुट्टो ने सत्ता हस्तांतरण से मना कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में गुस्से का ज्वालामुखी फटने ही वाला था। शेख मुजीब ने 7 मार्च 1971 को ढाका में लाखों लोगों की रैली में कहा, इस बार संघर्ष हमारी मुक्ति का संघर्ष है। सड़कों पर लाखों लोग उतर गए। पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। फिर आया वो खौफनाक दिन, 25 मार्च 1971। इस रात पाकिस्तान की सेना ने ढाका विश्वविद्यालय, अखबार कार्यालय, आम बस्तियों पर हमला बोल दिया। हजारों बंगालियों को मार दिया गया। औरतों के साथ बलात्कार, बच्चों की हत्या, घरों को आग, पूरा ढाका खून से लाल हो गया। बीबीसी ने इसे पाकिस्तान का नरसंहार अभियान कहा। भारत ने सीमावर्ती राज्यों में लाशों, घायल लोग और शरणार्थियों आने दिए। भारत के दरवाजे पर मानवता ने दस्तक दी थी। जब इंसानियत चीखती है तो सीमाएं चुप नहीं रह सकती, और जब पड़ोसी की धरती पर नरसंहार होता है तो एक सच्चा देश अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत बंदूकों से नहीं, बल्कि दर्द और मानवता की पुकार से हुई थी। भारत में शरणार्थियों का सैलाब बढ़ने लगा। 25 मार्च 1971 के बाद पाकिस्तान सेना की बर्बरता से बचने के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा शरणार्थी भारत में घुस आए। बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और बिहार की सीमाएं टूट चुकी थी। गांव, कस्बे, स्टेशन, स्कूल, हर जगह लाचार लोग थे। भारत सरकार पर जबरदस्त दबाव था। एक तो आर्थिक बोझ, दूसरा सामाजिक तनाव और तीसरा सुरक्षा संकट। इंदिरा गांधी ने कहा, यह सिर्फ शरणार्थी नहीं, ये इंसान है और हमें इंसानियत निभानी होगी। राजनीतिक स्तर पर भारत का काफी प्रयास रहा।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राजनीतिक निर्णय लिया, पहले कूटनीति फिर युद्ध। वे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ के नेताओं से मिले। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की निंदा की गई। दुनिया को दिखाया गया कि ये आंतरिक मामला नहीं बल्कि मानवता का संकट है। लेकिन अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अमेरिका ने तो 7वां बेड़ा भी हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया था। अंततः इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, तैयार रहो, अब निर्णय युद्ध के मैदान में होगा। सेना प्रमुख जनरल मनकेशा ने पूछा था, क्या आप तैयार हैं? मनकेशा बोले, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पे। बारिश खत्म होने दीजिए। ये वक्त था रणनीति बनाने का, सेना को तैनात करने का और एक छिपी हुई तैयारी का। इसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान के क्रांतिकारी सैनिकों और नागरिकों ने मिलकर बनाया मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली सेना। भारत ने इसे गुप्त रूप से ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में कैंप बने। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने नेतृत्व संभाला। लाखों बांग्लादेशी युवकों को गुरिल्ला युद्ध, हथियार संचालन और खुफिया ट्रेनिंग दी गई। ऑपरेशन जैकपॉट, ऑपरेशन बाराकूडा और ऑपरेशन थंडरबोल्ट जैसे सीक्रेट मिशन चलाए गए। मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक उड़ाए, टेलीफोन लाइनें काटी, पाक सेना को अंदर से तोड़ना शुरू किया। भारत की सेनाएं 3 प्रमुख दिशाओं से मोर्चे पर तैनात की गई। पूर्वी मोर्चा बांग्लादेश के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में, जिसका लक्ष्य था ढाका तक पहुंचना और पाक सेना को घेरना। पश्चिमी मोर्चा कश्मीर और पंजाब से पाकिस्तान के मुख्य अटैक का जवाब देने के लिए जनरल A.K. नंदी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम भगत आदि की भूमिका रही। दक्षिणी मोर्चा संभाला नौसेना और वायुसेना ने। पाकिस्तानी नेवी के कराची बंदरगाह पे हमले की तैयारी किया। ऑपरेशन ट्राइटेंट और पाइथन का प्लान बनना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खोला, भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर। यह संधि अगस्त 1971 में हुई। रूस ने कहा, भारत पर हमला हुआ तो हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका और चीन को यह कड़ा संदेश था। अब भारत ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। शाम के 5:45 पर पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया। श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, जैसलमेर और आगरा में एयरबेस पर बम गिराए गए। पाकिस्तानी वायुसेना ने सोचा कि भारत चौंक जाएगा, लेकिन भारत चौंका नहीं, बल्कि यह भारत के लिए युद्ध का औपचारिक निमंत्रण था। इंदिरा गांधी ने उसी रात राष्ट्र को संबोधित किया, पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया है और हम उसका जवाब देंगे। कभी कभी शांति की तलाश में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बन जाता है, और अब भारत ने वो रास्ता चुन लिया था ताकि एक नया देश जन्म ले सके, बांग्लादेश। किसी राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा तब होती है जब उसके पड़ोसी उसके धैर्य को कमजोरी समझ बैठते हैं। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत पर आकाश से हमला किया तो भारत ने भी इतिहास रचने की तैयारी पूरी कर ली थी। युद्ध अब शुरू हो चुका था। शाम ढलते ही पाकिस्तान वायुसेना ने श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा जैसे राजनीतिक एयरबेसों पर हमला बोला। मकसद था भारत की वायुसेना को पहले ही झटका देना, लेकिन भारत पहले से तैयार था। हमारी रडार, स्क्वाड्रन और फाइटर बेस अलर्ट पे थे। अगले ही पल भारतीय वायुसेना ने पलटवार शुरू कर दिया। 3 दिसंबर की रात को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यह युद्ध हम पर थोपा गया है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। देश भर में युद्ध की स्थिति लागू कर दी गई। सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों अंग सक्रिय हो गए। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कैक्टस लिली और ऑपरेशन चंगेज खान जैसे कोड नेम इतिहास का हिस्सा बनने वाले थे। भारतीय वायुसेना ने शुरुआती 72 घंटों में ही पाकिस्तान को आश्चर्यजनक झटका दिया। पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ा गया। पूर्वी पाकिस्तान के हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। वायुसेना के MiG-21, हंटर और ग्नैट विमानों ने दुश्मन के टैंकों और बंकरों को तबाह किया। विंग कमांडर M.A. बख्शी, ग्रुप कैप्टन चंदा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नीरजा भानोट जैसे कई योद्धाओं ने आसमान पर भारतीय परचम लहराया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को 4 दिशाओं से घेर लिया था। उत्तर से सिल्लीगुड़ी और मेघालय के रास्ते, पूरब से त्रिपुरा और मिजोरम के रास्ते, दक्षिण से बंगाल की तरफ से प्रवेश के रास्ते, पश्चिम बॉर्डर पर भूटान के सटे इलाकों के रास्ते।
हर दिशाओं से सेना ढाका की ओर अग्रसर थी। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, इन योद्धाओं ने बांग्लादेश की धरती पर परचम लहराने की कमान संभाली। भारत की सेना के साथ साथ मुक्ति वाहिनी सेना ने भी जंगलों, नदियों, गांवों में पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को काट दिया। टेलीफोन लाइनों को उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी सैनिकों पर रात में घात लगाकर हमला किया गया। गोदामों, हथियारों, डिपो और पुलों को नष्ट किया गया। पाक सेना को चारों ओर से घेर लिया गया था। न रास्ता था, न राहत थी। जब पाकिस्तान ने पश्चिम में हमला करने की कोशिश की तो लोंगेवाला 120 भारतीय सैनिकों पाक के 2000 टैंकों को रोक दिया। अमरनाथ, पूंछ, जम्मू में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। भारतीय टैंक ब्रिगेड के कई किलोमीटर पाकिस्तानी जमीन पर कब्जा कर लिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का नेतृत्व, जिसके आधार पर बॉर्डर फिल्म का बना है, लेकिन असल वीरता तो रणभूमि में दिखी थी। 4 दिसंबर 1971 भारतीय नौसेना ने इतिहास रच दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत आईएनएस निपट, आईएनएस वीर और आईएनएस निर्घात ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस खैबर को डुबो दिया गया। कराची की तेल भंडारण सुविधा को जला डाला। पूरा बंदरगाह धुएं और आग से भर गया। फिर आया ऑपरेशन पाइथन, दूसरा बड़ा हमला, जिसमें बचा हुआ पाकिस्तानी नेवल बेस भी तबाह कर दिया गया। 4 दिसंबर को आज भी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने सिर्फ सैनिकों मोर्चे नहीं बल्कि मानसिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को घेर लिया। पाकिस्तानी रेडियो को जाम कर दिया गया। भारत ने अपना रेडियो प्रसारण संविधान बंगला बेतार केंद्र से चलाया। पाकिस्तानी सेना में भ्रम फैला गया कि उसकी सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा। वे थके हुए थे, भूखे और हारे हुए सैनिकों बनते जा रहे थे। अब युद्ध सिर्फ गोलियों का नहीं रह गया था। यह युद्ध था साहस का, रणनीति का और न्याय के पक्ष में खड़े होने का। भारत की सेनाएं अब ढाका के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। युद्ध केवल रणभूमि पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं होती, यह साहस, बलिदान और मानवीय जज्बे की परीक्षा होती। 1971 के युद्ध में भारत के वीरों ने ऐसे कारनामे किए जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। 4 दिसंबर 1971 राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर 120 भारतीय सैनिक थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और 45 टैंकों का सामना करते रहे। रात भर चली इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने साहस और रणनीति से दुश्मन को रोके रखा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने आकर पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। यह लड़ाई भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बन गई। मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की स्वतंत्रता सेना ने पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति लाइनों काटा। गुरिल्ला युद्ध से दुश्मन को अंदर से कमजोर कर दिया। 10 दिसंबर 1971 तक भारतीय सेना ने ढाका के चारों ओर की प्रमुख जगहों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति और संचार पूरी तरह से कट गए थे। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ढाका की ओर अंतिम बढ़त शुरू कर दी। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रामना रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 1971 का युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, यह न्याय, मानवता और स्वतंत्रता की जीत थी। भारत ने न केवल एक नया राष्ट्र बनने में मदद की, बल्कि दुनिया को दिखाया कि अब न्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। सोलह दिसंबर 1971 को जब ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया तो केवल एक युद्ध का अंत नहीं हुआ था, एक नए युग की शुरुआत हुई थी। भारत ने न केवल एक नया राष्ट्र जन्म दिया, बल्कि दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका को भी पुनर्परिभाषित किया। पाकिस्तान की जनसंख्या का आधा हिस्सा और 1/3 सेना खोने के बाद भारत ने दक्षिण एशिया में अपनी सैन्य और राजनीतिक श्रेष्ठता को स्थापित की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सफल कूटनीतिक अभियान चलाया, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया गया।
भारत की इस विजय ने उसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया और दुनिया ने इसे एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता दी। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुए, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश की संप्रभुता को मान्यता दी। इसके बदले में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्ध भूमियों को रिहा किया और युद्ध में कब्जा की गई अधिकांश भूमि वापस कर दिए। हालांकि भारत ने कुछ राजनीतिक क्षेत्रों को अपने पास रखा, जैसे तुर्तुक और चालुंका, जो आज की भारत के नियंत्रण में है। युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध घनिष्ठ हुए। प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान की और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ा। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैन्य शासन आया, जिससे भारत से दूरी बनानी शुरू की। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बढ़ा, विशेषकर फरक्का बांध और सीमा विवादों को लेकर। हालांकि समय समय पर दोनों देशों ने संबंधों को सुधारने के प्रयास किए और 2011 में बांग्लादेश ने इंदिरा गांधी को मरणोपरांत अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में फिर से मजबूती आई है, विशेषकर व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में। दोनों देशों ने सीमाओं, संधियों और जल बंटवारे जैसे मुद्दे पर सहयोग बढ़ाया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिला है। 1971 का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, वह न्याय, मानवता और स्वतंत्रता की विजय थी। भारत से न केवल एक नया राष्ट्र बनाने में सहायता की, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और सहयोग की नींव भी रखी। यह युद्ध आज भी हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तो साहस और दृढ़ संकल्प से ही परिवर्तन संभव है।